हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया था। ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ सभी टीचर्स को प्रोवाइड भी करा दी गई हैं। अब विभिन्न जनपदों में मिशन प्रेरणा क्विज के अंतर्गत इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित एग्ज़ाम हो रहे हैं। कुछ जनपदों में ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं और कहीं पर होने की तैयारी है। इसी क्रम में 10/12/2020 को जनपद मिर्ज़ापुर के ब्लॉक नारायणपुर में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की भाग 1 व 2 की ऑनलाइन परीक्षा हुई। ब्लॉक नारायणपुर में इससे पहले भी 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे जनपद मिर्ज़ापुर के ब्लॉक नारायणपुर में जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भाग 1 व 2 से प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन थे, आप इन प्रश्नों को एक बार देख लें। साथियों, अगर आपके यहाँ पर अभी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें और अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आपको इस एग्ज़ाम को फेस करने में कोई दिक्कत न हो। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी, यहाँ पर खाली स्थान है होता है कक्षाओं, घरों, समाज, कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आएगा कक्षाओं में। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। यह कथन कोठारी आयोग का है। जब आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे पेज नंबर 3 पर इसमें दिया गया है कि जो कोठारी आयोग का 1964-66 में इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क जो हमारा RTE आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसका जो इसीलिए इसको निर्माण किया गया था RTE एक्ट को, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ सकें और उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? साथियों, ये 2009 पर निशान लगा हुआ है, तो ये इसमें गलत है। इसका सही जवाब है 2010। RTE 2009 में तो बना था लेकिन लागू हुआ था 2010 में, तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किसके सर्वे से यह विदित होता है कि अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है? RTE एक्ट, NCERT, SCERT, NAS एंड विभिन्न शोध आंकड़ों के द्वारा। सही जवाब है NAS एंड विभिन्न शोध आंकड़ों के द्वारा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मददगार होता है कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 4 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। सही जवाब है कक्षा 4 से 8 तक। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण की प्रभावी 18 तकनीक दी गई हैं, जिनसे कक्षा शिक्षण को हम प्रभावी तरीके से करा सकते हैं। तो ये कक्षा 4 से 8 तक का है, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रायः बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि अध्यापकों का कठोर व्यवहार, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, सभी। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही योजना बनाकर करना चाहिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1। 3 अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। सत्र के बीच में करना चाहिए, अंत में करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सत्र के प्रारंभ में ही योजना बनाकर करना चाहिए। अगला प्रश्न,
लर्निंग आउटकम इस बात पर बल देता है कि शिक्षक यह जाने कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे उस कक्षा के क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। अभिभावक यह जाने कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे उस कक्षा के क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। दोनों को जानना चाहिए। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 3, दोनों को जानना चाहिए। अगला प्रश्न, सामान्य कक्षा शिक्षण में होता है चाक टाक, नवाचारी, आईसीटी गतिविधियाँ। सही जवाब है चाक और टाक। यानी सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक के हाथ में चाक होती है और टाक यानी कि आप बातचीत के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा शिक्षण करा सकते हैं। आप बच्चों से प्रश्न पूछें, वो आपको जवाब दें, मतलब वार्तालाप इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन होता है सामान्य कक्षा शिक्षण में, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में, दोनों में, कोई नहीं सही है। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन होता है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम बच्चों में बल देता है तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति, सभी पर। सही जवाब है सभी पर, विकल्प नंबर 4, क्योंकि लर्निंग आउटकम इस बात पर बल देता है कि बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास हो। अगला प्रश्न, बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं, यह किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? कक्षा 5, 4, 2, 1। सही जवाब है कक्षा 1। अगला प्रश्न, बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है मूल्यांकन से, आकलन प्रपत्र से, आरंभिक परीक्षण के माध्यम से, किसी से नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, आरंभिक परीक्षण के माध्यम से। अगले प्रश्न से पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण के लिए बनाना होगा प्रत्येक विषय का, केवल हिंदी का, हिंदी और गणित का, केवल गणित का। सही जवाब है प्रत्येक विषय का। आरंभिक परीक्षण में प्रश्न होना चाहिए ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक, सभी तरह की। सही जवाब है जो आरंभिक परीक्षण में प्रश्न होते हैं वो ज्ञानात्मक भी होने चाहिए, बोधात्मक भी, अनुप्रयोगात्मक भी और तर्कात्मक भी। इसमें 20% होने चाहिए ज्ञानात्मक प्रश्न, 50% बोधात्मक और 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। तो इसका जवाब विकल्प नंबर 4, सभी तरह की। अगला प्रश्न, कितने % प्रश्न लगभग बोधात्मक होना चाहिए? तो सही जवाब है 50%, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, कक्षा 3 से 5 तक के लिए बच्चों के आकलन के लिए लगभग कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ होना चाहिए? साथियों, जब हम कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों का आकलन का प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन होते हैं। 10 प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ और 5 होते हैं जिनकी हम आंसर लिखकर बताते हैं, यानी कि आत्मनिष्ठ, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्टिव भी कहते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। यह आकलन प्रपत्र कुल मिलाकर 45 नंबर का बनाया जाता है प्राथमिक लेवल के लिए, यानी कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग कुल कितना प्रश्न होना चाहिए? इसका जवाब है 25 प्रश्न, यानी कि विकल्प नंबर 3। जब हम जूनियर लेवल के लिए ये पेपर बनाते हैं तो इसमें 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि 20 क्वेश्चन विकल्प वाले और 5 होते हैं आत्मनिष्ठ। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इस तरह से ये 75 नंबर का पेपर बनाया जाता है।
अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के उपरांत जिस बच्चे को 3 अंक मिले हैं इसका अर्थ है कि उसे लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है, आंशिक रूप से प्राप्त है, बिल्कुल नहीं प्राप्त है, कोई नहीं। सही जवाब है उसे लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के उपरांत जिस बच्चे को, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षा में जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 नंबर के बीच हैं वे किस समूह में शामिल होंगे। साथियों, इसमें जब हम आरंभिक परीक्षा लेते हैं बच्चों की, जिनके 21 से 45 के मध्य नंबर होते हैं उनको समूह ए में रखा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प नंबर 1 ए। और जिन बच्चों के 16 से 20 तक होते हैं उनको हम समूह बी में रखते हैं, और जिनके 15 से कम होते हैं, 15 नंबर या इससे कम होंगे, उनको समूह सी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन कहते हैं एक अच्छे शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रगति का सतत आकलन, बच्चों के आकलन का लिखित कार्य का आकलन, परीक्षा के आकलन। 1 तथा 2 सही है। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, एक अच्छे शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रगति का सतत आकलन। अगला प्रश्न, वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर के अंतर को कहते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम, लर्निंग गैप, बुद्धिलब्धि, छात्र अनुक्रिया। सही जवाब है लर्निंग गैप, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अंक आधारित आकलन से बच्चों में वास्तविक सीख के अंतर का पता चलता है। विकल्प नंबर 2, बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है केवल यही पता चल सकता है। विकल्प नंबर 3, वास्तविक सीख स्तर का पता नहीं चल पाता है। विकल्प नंबर 4, 2 और 3 सही हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, वास्तविक सीख का स्तर पता नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की गतिविधियों को संचालित करते हैं कक्षा में पाठ को पढ़ करके, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, केवल पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से, कोई नहीं सही है। इसका जवाब है विकल्प नंबर 2, कक्षा शिक्षण की गतिविधियों को पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से संचालित किया जाता है। विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि बच्चा सुनकर गलत लिखता है तथा देखकर सही लिख पाता है तो उसमें किस कौशल का विकास नहीं हुआ है। ध्यान दें, बच्चा सुनकर गलत लिखता है और देखकर सही लिख पाता है तो किस कौशल का विकास नहीं हुआ। सही जवाब है श्रवण कौशल का, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न और लास्ट, निरंतर सीखने रहने से बच्चों के अंदर परिवर्तन होता है, आत्मविश्वास की जागृति, सामाजिकता का विकास, शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होना। विकल्प नंबर 4, केवल विकल्प 1 व 2 सही हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, क्योंकि इसमें विकल्प 1 व 2 ही सही हैं। निरंतर सीखते रहने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें सामाजिकता का विकास भी होता है। तो साथियों, मिर्ज़ापुर के नारायणपुर ब्लॉक में ये जो एक क्वेश्चन पूछे गए थे भाग 1 व 2 से, ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगता हो और अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक साथी भी अपनी तैयारी कर सकें। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।